देखो अब देखो इंटर में तुम लोगों ने एक बात सीखी होगी कि अगर मान लो हमारे पास इस तरह से एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारे पास होता है एक वेक्टर ए क्रॉस बी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे पास ए और बी है विद एंगल थीटा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है, इनके परपेंडिकुलर क्या होगा, इनका ए क्रॉस बी, ठीक। अच्छा जरा यहां पर देखो, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, ये कुछ पढ़ा है? तो सोचो ऐसे ही तो हम टाउ की भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, चलो ये मान लेते हैं कोई वेक्टर डी है, तो अब वेक्टर डी क्या है हमारे पास, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये वेक्टर डी, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जरा आगे सोचो, बिल्कुल वैसे ही ये जो टाउ देख रहे हो, टाउ आर के भी परपेंडिकुलर होगा, टाउ एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब जरा समझना आप, एक मिनट रुकना, देखो यहाँ पे जरा देखो। अब ये मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर है, ठीक है। अगर ये दो वेक्टर हमारे पास इस तरह से रखे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे हैं, देखा। अब ये दो वेक्टर है, जैसे ए और बी दिख रहा था, वैसे हमारे पास ये दो वेक्टर ऐसे रखे हैं। तो अब ए क्रॉस बी कैसे आएगा, ए क्रॉस बी हमारे पास इनके परपेंडिकुलर आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ये दो वेक्टर होंगे ए और बी, ए क्रॉस बी इनके परपेंडिकुलर है। इतनी बात क्लियर? बिल्कुल यही चीज यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पे वेक्टर आर और वेक्टर एफ होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर टाउ आएगा। मतलब जरा समझना आप, यहां से तुम्हारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। देखो अब यहां पर अगर दो वेक्टर हैं, ये दोनों क्या है, ये आर है ये एफ है। अब मान लो ये दो पेन है, एक वेक्टर आर दूसरा वेक्टर एफ, इतनी बात क्लियर? इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है। टॉर्क कैसे आएगा, टॉर्क की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। मतलब अब जरा सोचो, टॉर्क आर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए और यहां पर ये एफ है, टॉर्क एफ के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो देखो तुम्हारे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं, एंगल बिटवीन टाउ एंड आर। ये ध्यान रखना, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा। एंगल बिटवीन टाउ एंड आर इज 90 डिग्री। बिल्कुल यही आएगा, एंगल बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स इज ऑल्सो 90 डिग्री। हमेशा इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। आर और एफ के बीच में कोई भी एंगल उसका हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना इसमें 90 डिग्री होगा। और ध्यान रखना ये सारी चीजें तुम्हें नोट्स में नहीं मिलेंगी, ये तुम्हारा जो आर्टिकल करा रहे हैं, तुम्हारे सारे आर्टिकल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में जैसे जैसे क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सारी बातें बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी बातें नोट करते चलना, जल्दी लिखो इसको, ये बात जल्दी लिख लो। हो गया? आगे देखें। अब देखो आप, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक रिजल्ट ही आता है। एक तुमने देखा होगा, J इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आर और पी के क्रॉस से आता है। तो यहां पर भी हमारे पास वही बातें आएंगी। देखो यहां पर हमारे पास दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर हमारे पास कौन कौन से दिख रहे हैं, ये हमारे पास आर और पी, ठीक, आर और पी। अगर इनका क्रॉस करोगे तो जे आएगा, जे इनके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, जे हमारे पास कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर दिखेगा। मतलब जे आर के साथ भी पर 90 डिग्री एंगल पे है और जे पी के साथ भी 90 डिग्री एंगल पे है। तो यहाँ पे जरा समझना, अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सुधार दो। अब यहाँ पर टाउ की जगह हम जे कर देंगे, जे और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर हम फिर से जे कर देंगे और यहाँ पर एफ की जगह आ जाएगा पी। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आने लायक है, आता भी है, ठीक है। ध्यान रखना, क्या, द एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। रेखीय संवेग और कोणीय संवेग के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री। नोट करो। बता दें,
ठीक है। अब देखो, तुम्हें जो पिछले टर्न पे कुछ पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स में हमने एक बात बताई है, एक बात बताई कि अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करेगी, ठीक है, तो बॉडी का मोशन कैसा होगा? प्लेन मोशन। बॉडी केवल एक प्लेन में मूव करेगी, वो उस प्लेन से नहीं हटेगी। एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ अगर सन के चारों तरफ घूम रही है तो अर्थ एक प्लेन में घूमेगी, वो उस प्लेन से ना ऊपर जाएगी ना ही नीचे आएगी। इतनी बात क्लियर है पे? तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि हमारा कोई भी बॉडी हो, अगर वो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उसका मोशन एक प्लेन पे होता है। अब देखो, इसका एक प्रूफ भी है, ध्यान सुनना। इसका कोई एनालिटिकल प्रूफ नहीं है, मतलब यहाँ पे तुम्हें एक्सप्रेशंस देख करके कोई प्रूफ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पर बस थोड़ी बातें समझनी है, ठीक है। क्या समझना है, चलो जरा देखते हैं, ध्यान सुनना। यहाँ पे जो अपने नोट्स देखोगे तो नोट्स में एक बड़ी सी थ्योरी होगी, ठीक है, लगभग एक पेज की थ्योरी होगी। वो थ्योरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं उसे एक बार समझ लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल रटने से भी काम नहीं चलेगा, चीजें समझ में आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, थ्योरी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में तुम्हें लिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, जितनी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी उतने अच्छे से तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो जरा ध्यान से, अच्छा एक बात समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सन है और ये हमारे पास एक प्लेनेट है, ठीक। अब देखो क्या, हमारा प्लैनेट यहां से यहां मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी भी है, ठीक है। अच्छा सोचो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम भी होगा। वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है, तुम यहां पर देख चुके हो, P बराबर होता है हमारे पास mv। इतनी बात क्लियर है? और जरा सुनो, हमारे पास रिजल्ट आता है J = R क्रॉस P, यही तो आता है। तो देखो, इनमें से P की डायरेक्शन तो पता चलेगी। अब जरा इस R की डायरेक्शन की बात करते हैं। R की डायरेक्शन क्या होगी? देखो ध्यान से, हमेशा R होता है जो हमारा पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट। हम फिक्स्ड पॉइंट से दूरी मेजर करते हैं, तो फिक्स्ड पॉइंट से दूरी इस तरफ आएगी। ये हमारे पास हो गया वेक्टर R। इतनी बात क्लियर है? ये समझ आया? अच्छा, अगर मान लो हम R की डायरेक्शन आगे बढ़ाना भी चाहे तो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे डायरेक्शन है, चाहे यहां से दिखाओ चाहे यहां से दिखाओ, एक ही बात है। अब जरा सुनना ध्यान से, अगर R इस तरफ जा रहा है, P इस तरफ जा रहा है, तो J की डायरेक्शन कहां पर आएगी? J की डायरेक्शन आएगी इन दोनों के परपेंडिकुलरली अपवर्ड। जरा सुनना ध्यान से। अब ये तो फिगर तुम्हें ऐसे दिख रहा है, जरा इसको ऐसे करो, मतलब यहां हमारे पास सन है। अब थोड़ा सोचना ध्यान से, ये हमारे पास सन है, इसके चारों तरफ हमारे पास कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। अब ध्यान सुनो, कुछ है भाई, ये ले लेते हैं। चलो मान लो हमारे पास सन है और ये हमारे पास प्लैनेट है, ठीक है। ध्यान सुनना, जहां पर ये मार्कर है ये हमारे पास प्लैनेट रखा हुआ है एक, ठीक है, ये हमारे पास सन की पोजीशन है। अब ध्यान सुनो, जब हम प्लैनेट की बात करेंगे, ये हमारे पास सन है, तो जरा समझना क्या होगा। यहां सन से लेकर के प्लैनेट तक एक लाइन मिलाओ, ये क्या है? वेक्टर R, ठीक है। अब यहां पर एक प्लैनेट है, प्लैनेट क्या कर रहा है? इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो प्लैनेट के मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? आगे की तरफ, ऐसे तो आएगा। ये R हो गया, यहां से इसको मिला के यहां पे ले आओ, ये R हो गया हमारे पास, ठीक है। यहां से आगे जाओगे तो हमारे पास मोमेंटम आएगा P, मतलब यहां पे जरा समझना, अब यहां पर मोमेंटम P आ रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से हमारे पास R आया, तो जरा सोचो, वेक्टर R और ये वेक्टर P दोनों एक ही प्लेन पे हैं। दिखा कि नहीं दिखा? सोच पा रहे हो ना? अब हमारे पास J कैसे आएगा? J इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? या तो अपवर्ड, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, या फिर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। वो डिपेंड करेगा प्लैनेट के मोशन के। हो सकता है प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पे, तो क्लॉकवाइज पे अलग डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज पे अलग डायरेक्शन होगी। इतनी बात क्लियर है फिर? तो अब एक बात समझना, अगर मान लो तुम्हारा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है किसी सन के अराउंड, तो प्लैनेट के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी होगी? हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। चलो हम कोई एक ले लेते हैं, अपवर्ड, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारा प्लैनेट जैसे रिवॉल्व कर रहा है, उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। इतनी बात क्लियर? मतलब ध्यान रखना, अगर कोई प्लैनेट घूमेगा तो उसका J ऐसे होगा, मतलब प्लैनेट घूमेगा तो J ऐसे परपेंडिकुलरली अपवर्ड हमेशा रहेगा प्लैनेट के। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? ये समझ आया? अब एक बात जरा समझना, अगर हमारा प्लैनेट
प्लेन चेंज करता है, मतलब वो इस प्लेन पे है, अब वो नीचे जा रहा है मान लो। अगर प्लैनेट ने प्लेन चेंज करा, ऐसे करा, तो जरा सोचो, अभी जे परपेंडिकुलरली अपवर्ड था, अगर प्लेन चेंज होगा तो जे तो इस तरफ हो गया। अगर मानो हमारा प्लैनेट प्लेन से ऊपर गया तो ये जे तो इस तरफ मुड़ गया, दिखा के नहीं दिखा यहाँ पे, अभी परपेंडिकुलरली अपवर्ड। अगर प्लैनेट इस प्लेन से नीचे आया तो जे ऐसे हो जाएगा, अगर प्लैनेट इस प्लेन से ऊपर गया तो जे इस तरफ मुड़ जाएगा, मतलब जे की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी प्लैनेट के प्लेन चेंज करने पर। इतनी बात क्लियर? अच्छा, जबकि हम देख करके आए थे कि अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर बॉडी मूव कर रही है तो हमारे बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो कंजर्व ये दो तरह से होगा, एक तो हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड से और प्लस डायरेक्शन से। ध्यान रखना, हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो कंजर्व ये दोनों जगहों से है भैया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, ठीक है, इसको परिमाण कहते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कंजर्व रहेगी और इसकी डायरेक्शन भी कंजर्व रहेगी, तभी तो ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी को कंजर्व कहोगे। सोचो, अगर अब हमारा प्लैनेट प्लेन बदल रहा है तब तो इसके जे की डायरेक्शन चेंज हुई, और अगर जे की डायरेक्शन चेंज हुई तो हमारे पास ये पूरा लॉ बिगड़ जाएगा, मतलब जे कंजर्व नहीं रहा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारा प्लैनेट प्लेन चेंज करे, या ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उस बॉडी का जो मोशन होता है वो एक प्लेन पे रहेगा, बॉडी एक प्लेन पे लगातार रिवॉल्व करती रहेगी। बोलो, इतनी कहानी समझने के लिए ये बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो इतना कुछ सुन लिया, एक बार एक फ्लो में बताते हैं सब कुछ अपने दिमाग में बैठा लो। क्या? सबसे पहले हम एक बात प्रूफ कर चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा फॉर एनी बॉडी रिवॉल्विंग अंडर द सेंट्रल फोर्स। कोई बॉडी जो सेंट्रल फोर्स के अंडर भाग रही है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, अगर ये कंजर्व है तो कंजर्व दोनों तरह से होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी कंजर्व है तो इसका मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ये मतलब वो हमारे पास कंजर्व रहने का। ठीक है, तो अब जरा समझना, अगर प्लैनेट ने प्लेन चेंज करा तो हमारे इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। अभी प्रूफ करके आए थे पिछले टर्म पे, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि प्लैनेट क्या करे, प्लेन चेंज कर पाए। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास एक बात समझ में आती है, अब कोई भी बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, अगर वो बॉडी हमारे पास सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और बॉडी का मोशन हमेशा एक प्लेन पर रहेगा, वो उस प्लेन से कभी नहीं हटेगी। इतनी कहानी क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, अब देखो हमारे पास अगला आर्टिकल आता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट। मतलब अगर कोई बॉडी हमारे पास सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। देखो जरा इसका प्रूफ क्यों करा रहे हैं? देखो इसका प्रूफ भैया इंपॉर्टेंट है, आखिरी में जो रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और अगर केवल रिजल्ट लिखवा देंगे तो तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा कि ये कैसे आया, क्यों आया। इसलिए छोटा सा प्रूफ है, देख लो जल्दी से। देखते हैं आप, देखो जरा, हम करने वाले कि अगर कोई बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव करेगी तो उसकी सबसे पहले एरियल वेलोसिटी निकालेंगे, और वो जो एरियल वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी, वो हमारे पास कांस्टेंट आएगी। हमें ये प्रूफ करना है। इतनी बात क्लियर है? चलो देखते हैं अब क्या करना और कैसे करना है। देखो जरा, देखो सबसे पहले तो एक काम करा, हमने यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही एक ऑर्बिट ले ली। ठीक है, यहां पर हमने एक ऑर्बिट ले ली। ठीक, ये हमारे पास सन है। अब हमें एक प्लैनेट बनाना है।
चलो हमने यहाँ पर एक प्लेनेट ले लिया जो हमारे किसी पॉइंट ए पर है। अब प्लेनेट मूव करेगा तो वो आगे आएगा। चलो मान लेते हैं प्लेनेट हमारे पास बी पर आ गया। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये r1 है और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये r2 है। अच्छा हमारा प्लेनेट ए से बी की तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी v। एक बात और मान लो, प्लेनेट को ए से बी तक आने में कुछ टाइम इंटरवल डेल्टा टी लग जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं प्लेनेट को ए से बी तक आने में कुछ टाइम कितना लगेगा, डेल्टा टी। यहां पर हमारे पास रेडियस r1 और ये रेडियस हमारे पास r2 है। ठीक है, और प्लेनेट की वेलोसिटी हमारे पास है। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान सुनो, करना क्या है, हमें एरियल वेलोसिटी निकालनी। एरियल वेलोसिटी मतलब प्लेनेट को सन से मिलाने वाली जो लाइन है ये जितना एरिया कवर करेगी उसी की तो वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया निकालो। एरिया निकल आएगा तो फिर उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे। चलो सबसे पहला काम है एरिया निकालना। देखो यहाँ पे हमें ये एरिया निकालना है। चलो जरा देखते हैं डेल्टा ए। तो यहां पर आया हमारे पास एरिया ऑफ एस ए बी। एस ए बी, ये एरिया को हमने कुछ डेल्टा ए लिख लिया। ये कैसे आएगा जरा देखो। अच्छा एक बात जरा देखो, ये शेप तुम्हें कुछ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ट्रायंगल नहीं कहा हमने, ट्रायंगल जैसा। ठीक है, अगर ट्रायंगल जैसा दिख रहा है तो ट्रायंगल का हमारे पास एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। चलो एक काम कर लेते हैं, यहां पर हमने मान लिया कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास दूरी वो डेल्टा आर। ठीक है, मान लो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर, और ए से बी तक आने में टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी। वो वैसे ही है, एक डाटा और इंक्लूड कर लो। इतनी बात क्लियर। ए से बी तक की दूरी कितनी, डेल्टा आर, ए से बी तक टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। ठीक है, अब आगे देखो, अगर ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है तो ट्रायंगल का हमारे पास एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां पर लिख लिया 1/2। अब बेस, जरा एक काम करते हैं, जो ए बी देख रहे हो, ए बी हम बेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमने बेस मान लिया। और क्या होता है, हाइट। ये जो तुम एस से लेकर के ए देख रहे हो, हम इसको थोड़ी देर के लिए हाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/2। ए बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेल्टा आर है। अभी अभी बना क्या है, ए से बी तक की दूरी कितनी है, डेल्टा आर। ये हमारे पास डेल्टा आर है। एस ए कितना है हमारे पास, ये r1 आ गया। ये हमारे पास डेल्टा ए आ गया। अब जरा देखो, आगे कैलकुलेशन सारी बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को ही समझ लेते हैं, नहीं तो बहुत सारे कीड़े काटते रहेंगे तुम्हारे बहुत देर तक। कैसे 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 पूछो कैसे। देखो क्या बताओ, एक बात जरा समझ रहा था। देखो तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन होता है, बहुत ध्यान सुनना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन हमारे पास एग्जाम्पल होता है लीनियर मोशन का। कुछ याद आ रहा है? तुम्हें बताया था सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है तुम्हारे पास लीनियर मोशन का। कभी ये बेवकूफी मत कर देना कि सर्कुलर मोशन रोटेशन का एग्जाम्पल है, कभी मत करना। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। बस फर्क क्या होता है, ध्यान सुनना, बॉडी लीनियर मोशन करे लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहे तो हमारा मोशन क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन। एक बात जरा समझना, ये तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था कुछ पुराने वीडियो में जब ये पढ़ाया था। देखो जरा, तुम्हें बताया था कि हमारी अर्थ का शेप कैसा है। सोचो, हमारी अर्थ का शेप है स्फेरिकल। सोचो, अगर तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आओगे तो तुमने कैसा मोशन करा, तुमने स्ट्रेट लाइन मोशन करा कि कर्व में मोशन करा। सोचो जरा, तुमने एक वक्र में गति करी कि सरल रेखी गति करी। सोचो जरा, तुमने एक कर्व में मोशन करा। ये तो बहुत दूर पॉइंट ले लिए ना। अच्छा अब जरा सोचो, अगर हम यहां पर पॉइंट बहुत पास ले ले तब भी तो ये हमारे पास कर्व का ही मोशन आएगा। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हें बहुत छोटा ले लेते हो तो बहुत छोटा जो कर्व होता है हम उस छोटे से कर्व को स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं। सोचो जरा, सोचो एक लाइन किस चीज से मिलकर के बनती है, लाइन मिलकर के बनती है पॉइंट से। कई सारे पॉइंट बनाते चले जाओ, उनको मिला दो तो लाइन बनेगी। सोचो कर्व कैसे बनता है,
कर्व भी तो ऐसे बनेगा, छोटे छोटे पॉइंट मिलाते चले जाओ। सोचो जरा, छोटे छोटे पॉइंट मिलाते चले जाओ, तुम्हारे पास एक कर्व बन के तैयार होगा। तो एक बात समझना आपने, अगर हम यहां पर सर्कुलर मोशन का और स्ट्रेट लाइन मोशन का एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, मतलब छोटे से छोटा हिस्सा, तो इसका भी हमारे पास एक पॉइंट निकल करके आता है, इसका भी हमारे पास एक पॉइंट निकल करके आता है। तो ध्यान रखना, दोनों मोशन हमारे पास एक जैसे होते हैं। इनफैक्ट सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। बस कंडीशन क्या है, बॉडी लीनियर तब चलती है जब उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। अब वो सीधा चले लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहे। सोचो, लगातार चेंज हो रही है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन इस तरह से लगातार चेंज कराते रहो तो गोल घूम जाओगे तुम, घूमो बैठ के, ठीक है। तो ध्यान सुनना, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है। और जरा ऐसे सोचो, मान लो तुम कहीं रोड पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, रोड बिल्कुल सीधी है मान लो, ठीक है, मान लो बिल्कुल सीधी रोड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। सोचो तुमने कैसा मोशन करा, तुम्हारे हिसाब से तुमने स्ट्रेट लाइन मोशन करा, तुम ऐसे चले गए। लेकिन अब जरा सोचो तुमने कहां मोशन करा, वो रोड कहां बनी हुई है, अर्थ पे तो बनी हुई है। मतलब अर्थ पे तुम कोई भी दो पॉइंट लो, वो तो एक कर्व में पड़ेंगे ना, जबकि तुम्हारे हिसाब से कैसा, वो स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन का अगर बहुत छोटा पार्ट लेते हो तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन होता है। अब पता चला, कुछ समझ में आया, इतनी कहानी क्यों बताई, रिलेट करो से। ये कैसा पाथ है, ये कर्व का पाथ है, कर्व। अगर ये कर्व है और हम कर्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लें, बहुत छोटा सा, सोचो डेल्टा आर, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम यहां पर बहुत छोटी सी दूरी ले लें तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी, बोलो जरा, समझ आ रहा है। वो छोटी सी दूरी लगभग स्ट्रेट लाइन होगी। अगर वो लगभग स्ट्रेट लाइन है तो अब सोचो हम डेल्टा आर की जगह ए भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। मतलब यहां पर हम बेस, आधार की जगह ए भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब ये हमारे पास लगभग ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा। और एक बात समझना, अब बारी आती है हाइट की। हाइट क्या रखी जाए, कायदे से हाइट तो वो होती है कि अगर मान लो इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल है, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये हाइट होगी। हम इसको तो हाइट नहीं ले सकते, जो साइड है ट्राइंगल की भुजाएं हैं, इनको तो हाइट नहीं लिया जा सकता। तो यहां कैसे ले लिया, एक बात समझना, ये बहुत बड़ी दूरी ले ली। अगर तुम बहुत छोटी दूरी ले लो तो, जैसे मान लो हमने बहुत छोटी दूरी ले लिया और छोटा कर दिया और एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया, देखो बन भी नहीं पा रहा, इतना छोटा हो गया। एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है। तुम इसको और छोटा इमेजिन करो, और छोटा इमेजिन करो, तब सोचो, तब ये जो हमारे पास साइड आएगी ये लगभग हाइट के तो बराबर होगी। बोलो समझ आए कि नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हाइट देख रहे हो वो हमारे पास एस और ए हो सकता है। कंडीशन, इफ ए बी इज वेरी स्मॉल। अब बोलो, ये जो बार बार अप्रोक्सीमेशन करा जाता है, बार बार जब अप्रोक्स रिजल्ट निकाल करके हम ये सारी चीजें यूज कर लेते हैं, वो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तुमने कई बार यूज करा होगा, 11th में भी बहुत कराया गया होगा, 12th में भी तुम्हें बार बार ऐसे अप्रोक्सीमेशन कराए होंगे। लेकिन जरा समझना, हर अप्रोक्सीमेशन अगर ठीक से समझ लो तो तुम समझ पाओगे कि हाँ इसको हम अब कह सकते हैं। लेकिन तभी कह सकते हैं जब ये ए भी बहुत छोटा, मतलब हमारा प्लैनेट बहुत छोटी सी दूरी ट्रेवल करे, ए पे है तो वो बहुत छोटी सी दूरी ट्रेवल करे, तब हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। बोलो अब बात समझ नहीं आती, इतना क्लियर हुआ सभी को। चलो आगे देखो। आगे बढ़े, देखो अब यहां पर हमने डेल्टा आई निकाल के, डेल्टा आई क्या, चेंज इन एरिया। कौन सा चेंज इन एरिया, या कवर्ड एरिया कहेंगे इसको, ठीक है। कौन सा कवर एरिया, डेल्टा टी टाइम में हमारा प्लेनेट जितना एरिया कवर करेगा वो ये रहा, ठीक है। अब आगे सुनो, हमें क्या करना है, हमें एरियल वेलोसिटी निकालनी है। मतलब ये डेल्टा ए है, इसमें डेल्टा टी से डिवाइड करो, तो यहां पर आ गया हमारे पास देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 1/2। यहां पर लगा दो डेल्टा आर, यहां पर भी डेल्टा टी से डिवाइड करा दिया, आ गया। इतनी बात क्लियर। अब एक काम करते हैं, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब मान लो तुम्हारा जो डेल्टा टी है इसकी लिमिट टेंड्स टू 0 है, लगभग 0 जा रही है। तुम्हें पता है अगर डेल्टा में लिमिट टेंड्स टू 0 लगाओगे तो क्या आ जाता है, डेल्टा की जगह डी आ जाता है। अब ये जो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी देख रहे हो, यह आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ पर जरा क्या, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया हमारे पास डी आर अपॉन
dt, और यहाँ पर लगा हुआ है r। अच्छा एक बात जरा सोचो, dr अपॉन dt, ये तो नॉर्मल वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास आया सिंस dr अपॉन dt बराबर हो गया हमारे पास v। अगर ये v हो गया उठा के रख दो, क्यों? देखो प्लैनेट की वेलोसिटी v मान के आए थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे v रख दो तो हमारे पास रिजल्ट है dA अपॉन dt, बगल में है हमारे पास 1/2, और यहाँ पर रखा है v और ये आ गया। इतनी बात क्लियर है? अब सोचो करना क्या है, हमें तो अपनी एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है, मतलब dA अपॉन dt हमें कांस्टेंट लाना है। क्या ये अभी कांस्टेंट है? सोचो, नहीं है। r के बारे में सोचो, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो क्या r कांस्टेंट बना रहेगा? क्या चेंज नहीं होगा? साफ साफ दिख रहा है चेंज होगा। अगर तुम यहां से आगे आओगे, ये r ये दूरी है, अगर तुम इस तरफ आगे आओगे तो r छोटा होता चला जाएगा। r इज अ वेरिएबल, यहां पर v भी वेरिएबल है। अभी आगे बताएंगे कि जो प्लैनेट की वेलोसिटी होती है वो भी वेरिएबल होती, कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तो अब यहां v भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, तो अब कांस्टेंट कैसे लाएं? देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, dA अपॉन dt, हमने यहां पर m का मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया mvr, हमने यहां m से डिवाइड भी करा दिया। m क्या है? प्लैनेट का मास। m क्या है हमारे पास? प्लैनेट का मास। अच्छा एक बात जरा देखो, यहां पर एक टर्म आया mvr, कुछ याद आ रहा है? ये जो mvr होता है ये हमारे पास j होता है, कुछ याद आ रहा? नहीं आ रहा? देखो जरा, j बराबर होता है हमारे पास r क्रॉस p। अच्छा ये r है, p को क्या लिखोगे? mv, ये तो वेक्टर है ना, अगर स्केलर में लिखो तो क्या लिखोगे? mvr ही तो आ जाएगा हमारे पास, सीधा सा मल्टीप्लाई होके। तो जो mvr देख रहे हो किसके बराबर है हमारे पास? j के, एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। चलो जरा अप्लाई कराते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है? dA अपॉन dt, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास dA अपॉन dt, ये क्या हो गया? j, ये आ गया j, और ये आ गया हमारे पास 2l। अच्छा अब जरा इसको ध्यान से देखो, जब तुम यहां पर थे तब तुम्हें लग रहा था कि r वेरिएबल है, और हमने बताया कि v भी वेरिएबल है, तो जब दोनों वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। लेकिन m का मल्टीप्लाई डिवाइड कराते ही यहां पर ऊपर आ गया एंगुलर मोमेंटम, और ये आ गया हमारे पास मास। मास तो कांस्टेंट है ही, कुछ भी कर लो, डाइटिंग करा लो तुम अपने प्लेनेट को, तब भी उसका मास कम हो जाए तो बताना। ठीक है, ध्यान रखना हमारे पास मास कंजर्व है, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और ये जो j देख रहा हो ये कंजर्व है। j इज अ कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस के केस में एंगुलर मोमेंटम एक संरक्षित भौतिक राशि है, ये कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये कंजर्व, ये कांस्टेंट, तो पूरा मिला के क्या हुआ? कांस्टेंट। तो ये हमारे पास यहां से प्रूफ होता है dA अपॉन dt इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे ऐसे आएंगे। ये आर्टिकल इसलिए कराया ताकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो तुम समझ पाओ, सीख पाओ। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा तुम्हारे पेपर में। देखो पेपर में सबसे पहले तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि हमारे पास dA अपॉन dt क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आराम से टिक कर लोगे। ये क्वेश्चन तब आएगा जब पेपर बहुत सरल बनेगा। अगर पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बनेगा तो पूछते हैं dA अपॉन dt की वैल्यू क्या है, रट लेना dA अपॉन dt की वैल्यू क्या है, j अपॉन 2m। बहुत आसान सा रिजल्ट है। ठीक है, कि dA अपॉन dt की वैल्यू क्या होती है, j अपॉन 2m, ये याद कर लोगे। लेकिन अब अगर पेपर बढ़िया लेवल का बना तो उसमें जरा कठिन क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें कुछ और बात बताएंगे, ठीक है, वो आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताएंगे जो समझने लायक है और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नोट करो यार, जिससे जो देखना हो जल्दी से देखो, फिर आगे शुरू करते हैं। बता दें, चलो आगे देखो।
अब देखो यहाँ प्लेनेट के मोशन के बारे में और उसकी वेलोसिटी के बारे में और भी कुछ चीजें सीखते हैं। देखो क्या क्या सीख सकते हैं। ये हमारे प्लेनेट की ऑर्बिट आ गई। अच्छा, जब ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, अभी तो तुम्हें इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, जब ये चैप्टर खत्म होगा तब तुम्हें तुम्हारे स्पेस के बारे में सब कुछ बताएंगे, ठीक है। ये तो फायदा ही क्या, जब तुम प्लेनेट का मोशन का चैप्टर पढ़ के चले जाओ, तुम्हें स्पेस के बारे में कुछ ना पता हो, ठीक है। तुम्हें सब कुछ बताएंगे कि स्पेस में क्या क्या होता है, हमने कैसे कैसे चीजों को डिवाइड कर रखा है, चीजें कैसे जनरेट होती हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं, एक स्टार कैसे बनेगा, स्टार कैसे डिस्ट्रॉय होगा, प्लेनेट कैसे बनेगा, प्लेनेट डिस्ट्रॉय कैसे होगा, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें चैप्टर के आखिरी बताएंगे, अभी नहीं, अभी सिलेबस का पार्ट। कहानियां सुनने में तो सबको अच्छा लगता है। चलो देखो, पहले जरा सिलेबस की बात करते हैं। देखो अब यहां पर बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सन रखा हुआ है और हमारे पास अब एक प्लेनेट मूव करेगा। अच्छा, एक बात जरा समझो, सेंट्रल फोर्स में हमारे पास dA/dt कांस्टेंट रहता है, लेकिन dR/dt जो होता है, जिसको हम v कहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब हमारा प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हुए अपनी लीनियर वेलोसिटी लगातार चेंज करता रहता है, ठीक है। और इसी पर तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये वेलोसिटी चेंज होती है तो कैसे चेंज होती है? अगर चेंज हो रही है तो दो केस होंगे, या तो बढ़ रही होगी या तो कम हो रही होगी। लेकिन कोई भी चीज लगातार नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्लैनेट की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहे या लगातार कम होती रहे, ऐसा नहीं है। सोचो, अगर लगातार बढ़ती रहती वेलोसिटी तो हमारी अर्थ क्या हर साल 365 दिनों में एक चक्कर लगाती? अगर स्पीड लगातार बढ़ रही होती तब तो ये हमारे पास टाइम कम होता चला जाता, और अगर स्पीड लगातार कम हो रही होती, स्लो होता चला जाता, तब तो ये टाइम बढ़ जाता। बात समझ आ रही है यहाँ पे? मतलब अब ध्यान से सुनना, एक प्लैनेट अगर सन के चारों तरफ घूमता है तो उसके एक कंप्लीट मोशन में कुछ जगहों पे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और कुछ जगहों में स्पीड बढ़ जाती है। अब तुम्हें यही सीखना है, कहां पर स्पीड कम होने लगती है, कहां पर स्पीड बढ़ने लगती है। इतनी बात क्लियर? चलो सीखते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखो ध्यान से। अच्छा, मैं एक काम करा, ये पॉइंट ए आ गया और ये पॉइंट हमारे पास बी आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, हमारा प्लैनेट ए से बी जा रहा है। चलो मान लेते हैं इसने यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम लिया और कुछ एरिया ए कवर कर लिया, या डेल्टा ए कवर कर लिया, मान लो, ठीक है। यहां पर इसने डेल्टा ए एरिया कवर कर लिया। अच्छा जरा समझना, अब क्या है, डेल्टा ए अपॉन डी टी या डी ए अपॉन डी टी कैसा है? कांस्टेंट। अगर डी ए अपॉन डी टी कांस्टेंट तो जरा सोचो, हर बार अगर तुम डी टी टाइम इंटरवल लोगे तो तुम्हारा जो एरिया होगा वो लगातार कांस्टेंट बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? जरा मतलब समझ रहा है इसका। चलो मान लेते हैं डी ए अपॉन डी टी तुम्हारे पास मान लो 4/3 है। मतलब अगर तुम टाइम 3 लोगे तो एरिया 4 कवर होगा। मान लो तुमने यहां पर टाइम 3 लिया है, एरिया यहां पे 4 कवर हुआ। अच्छा जरा समझना, अगर मान लो हम यहां कहीं प्लैनेट को ले आए, उस प्लैनेट को यहां गए और यहां मोशन करवाएं और हम टाइम 3 ही लेते हैं तो एरिया 4 कवर होगा कि नहीं होगा? ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर डी अपॉन डी टी इतना है तो ये हर बार इतना रहेगा, मतलब हर बार 3 टाइम में 4 एरिया। अब टाइम तुम्हें जो मानना मान लो, दिन, सेकंड, समय जो मान लो, मिनट, घंटा जो मानना मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब जरा समझना, अगर टाइम 3 है तो एरिया 4 रहेगा, और इसको कोई रट ना लेना बेवकूफों कि हमें ये बताएगा तो 4/3 होता है। ये एक एग्जाम्पल ले रहे तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। रट ना लेना कि 4/3 होता है, 4/3 होता है। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर इस तरह से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मानी, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें समझ में जल्दी आती है। देखो ध्यान से, हमने टाइम 3 ले लिया और मान लिया इस टाइम में एरिया 4 कवर होगा,
यही चीज हमने मान ली यहाँ पे। तो अब एक बात समझना, अगर हम यहां पर लेते हैं अपने प्लैनेट को, मान लो हमारा प्लैनेट किसी पॉइंट P पर है और वो 3 टाइम पे यहां पर आता है Q पर, ठीक है। और अब यहां पर जो टाइम इंटरवल लगा वो टाइम इंटरवल हमारे पास वही डेल्टा टी है, ठीक है। यहां पर जो टाइम इंटरवल लगा वो टाइम इंटरवल हमारे पास वही डेल्टा टी है। अगर उतना ही टाइम ले रहे हो तो ये जो एरिया आएगा ये भी तो इसी के बराबर आएगा। तो यहां पर मतलब एरिया कितना होगा, ये भी तो नहीं होगा। अच्छा एक बात समझना, हमने यहां पर एक काम कर दिया, देखो यहां पर डेल्टा टी टाइम में हमने केवल ए से भी दूरी कम रखी, यहां पर उसी टाइम में हमने पी से क्यू दूरी बढ़ा दी। बात दिख रही है, ए से बी हमने दूरी कम रखी है, पी से क्यू दूरी बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी, चलो जरा समझते हैं, ध्यान से देखना। एक बार जरा यहां पर देखो, अगर मान लो सन है और ये हमारे पास प्लैनेट, ये हमारे पास ए है, ये बी है। मान लो ये टी टाइम में इतना ट्रैवल कर रहा है। अच्छा अगर हम यहां पर भी दूरी सेम रखें, ये पी कर दें और ये क्यू कर दें, सोचो ए बी की दूरी पी क्यू की दूरी के बराबर है, तो जरा सोचो एरिया बराबर दिख रहा है क्या? नहीं। अगर ये टी टाइम में इतनी दूरी ट्रेवल करेगा या फिर टी टाइम में इतना एरिया कवर हो रहा है, तो यहां पर भी तो टी टाइम में उतना ही एरिया कवर होगा, जबकि ये एरिया देखने में तो इससे कम दिख रहा है। बात समझे यहाँ पे, ये वाला एरिया इससे कम दिख रहा है, ये बात समझे यहाँ पे। तो अगर एरिया कम है तो अब इतना तो हमें पता चल चुका है कि हमारा प्लेनेट अब इतनी दूरी तो भैया नहीं ट्रेवल करेगा, वो उतनी दूरी ट्रेवल करेगा टी टाइम में जब तक एरिया बराबर नहीं होगा। तो अगर एरिया बराबर करना है तो तुम्हें यहां दूरी बढ़ानी पड़ेगी। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो, अगर तुम्हारा प्लैनेट सन से दूर है, ठीक है, तो वो टी टाइम में कम दूरी तय करेगा। दूरी की बात कर रहे हैं, एरिया की नहीं। टी टाइम में कम दूरी तय करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्लैनेट सन के पास है तो वो उतने ही टाइम में ज्यादा दूरी तय कर लेगा, लेकिन वो उस टाइम में जितना एरिया यहां कवर करेगा उतने ही टाइम में उतना ही एरिया यहां पर भी कवर होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ पे तो एक बात समझना, डेल्टा टी में उतना ही एरिया कवर होगा, डेल्टा टी में उतना ही एरिया कवर होगा। लेकिन अब अगर दूरी की बात करो तो मान लेते हैं यहां पर कुछ r1 दूरी तय हुई है, ठीक है। या एक काम करो, डेल्टा टी हटा दो, पी रहेगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे तुम्हारी, ठीक है। और यहां पर जो तुम दूरी देख रहे हो वो r1 तो नहीं है, चलो हमने इसको r2 मान लिया, ठीक है। यहां पर r1 दूरी तय हो रही टी टाइम में, यहां r2 दूरी हो रही टी टाइम में। इतनी बात क्लियर? अच्छा एक बात समझना, R1 और R2 में कौन बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है तुम्हें? R1 किसको किसको दिख रहा है बड़ा? देखो यहाँ पे R2 बड़ा है हमारे पास, तो जरा समझना। अब यहाँ पर हमें इतना पता चल गया कि R2 हमारे पास R1 से बड़ा है। इतनी बात क्लियर? अच्छा एक काम करते हैं, R2 कितनी देर में तय हुआ? टी टाइम में। R1 कितनी देर में तय हुआ? टी टाइम में। तो जरा टाइम से डिवाइड करा दो, ये हो गया हमारे पास R2/T, ये ग्रेटर है R1/T, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने दोनों जगह सेम क्वांटिटी से डिवाइड कराया। अच्छा अब जरा सोचो, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये वेलोसिटी v2 है और ये वेलोसिटी v1 है। अब जरा सोचो, क्या वेलोसिटीज बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे नहीं आ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास कुछ v2 होगी और यहाँ पर हमारे प्लैनेट की वेलोसिटी इस तरफ ये v1 होगी, ये हमारे पास यहाँ डाउनवर्ड v2 होगी, ये डेल्टा ए, यहाँ पर वेलोसिटी v2 आ गई। तो अब v2 बड़ा निकल रहा है v1 से। तो एक बात समझना, जब तुम्हारा प्लैनेट सन के पास मूव करेगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो तेज स्पीड से भागने लगता है। जब तुम्हारा प्लैनेट सन से दूर मूव करेगा, सन से दूर होगा अपनी ऑर्बिट पे, तो उसकी स्पीड स्लो पड़ जाती है। ये बात समझ में कि नहीं? यहाँ पे जब वो यहाँ पे इससे दूर होगा सन से तो उसकी स्पीड स्लो पड़ जाती है, जब सन के पास होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा समझना।
देखो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज मैक्सिमम, किसी प्लैनेट की स्पीड मैक्सिमम कब होगी? चार ऑप्शन है। व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जब वो सन से सबसे दूर हो। सोचो जब सबसे दूर होता है तो वेलोसिटी तो कम हो जाती है, इनफैक्ट जब वो सबसे दूर होगा तो वेलोसिटी सबसे कम मिलेगी। दूसरा ऑप्शन देख लो, व्हेन इट इज नियरेस्ट, जब ये हमारे पास नियरेस्ट आ जाए सन से, अगर ये सन के सबसे पास होगा तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये बात समझ आएगी? तो ये आना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? देखो एक बार आर्टिकल ध्यान रखना, कोई भी प्लैनेट अगर सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब हमेशा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट बना रहेगा, जबकि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वो लगातार चेंज होती है। कैसे चेंज होगी? अगर प्लैनेट सन के पास आएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, अगर प्लैनेट सन से दूर जाएगा तो स्पीड उसकी लगातार स्लो होती चली जाएगी। सबसे कम कब होगी? जब वो सबसे दूर होगा। सबसे तेज कब चलेगा? जब वो सबसे पास होगा। देखो जल्दी से एक बार, हटा दें। आगे बढ़े। देखो देखो अब हमारे पास टॉपिक आता है रिड्यूस्ड मास। देखो अब ये रिड्यूस्ड मास का मतलब क्या होता है? पहले तो एक बात समझिए, अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और हम इन दोनों पार्टिकल्स को एक सिंगल सिस्टम मान करके अगर स्टडी करते हैं तो इनका जो कंबाइंड मास का इफेक्ट आता है हम उसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना क्या। अब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली फोर्स लगाएंगे, कुछ ना कुछ, पहला दूसरे पर कुछ फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले पर कुछ फोर्स लगाएगा और ये मूव करेंगे। कहीं पर भी कैसे भी मूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारे पास एक सिस्टम होता है दो पार्टिकल्स का, दोनों पार्टिकल्स म्यूचुअली एक दूसरे के फोर्स के अंडर मूव कर रहे हो, तो हमारे पास इनके पूरे सिस्टम का जो एक सिंगल मास आता है हम उसे कहते हैं रिड्यूस्ड मास, उसको रिप्रेजेंट करा जाता है म्यू से। तो देखो हमारे पास रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास होता है। अच्छा तो देखो इसको कुछ और तरह से भी लिख सकते हैं, जरा इसका रेसिप्रोकल लो, म्यू का 1 अपॉन म्यू निकालो तो ये हो गया 1 अपॉन म्यू। अच्छा जरा देखो यहाँ पर क्या आ गया, m1 प्लस m2 ऊपर आ गया, और ये जो m1 m2 देख रहे हो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर जरा देखो 1 अपॉन म्यू। अच्छा जरा इसको सेपरेट करो, अलग अलग करो, जब अलग अलग करोगे देखो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सोचो अलग अलग करते तो यहाँ पर आ गया m1 अपॉन m1 m2 प्लस m2 अपॉन m1 m2, m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, तो ये बचा क्या 1 अपॉन म्यू बराबर m1 पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन m1 प्लस ये m2 है, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन m2। ये हमारे पास रिजल्ट आता है रिड्यूस्ड मास का।
फिर तुम चाहे ये फॉर्मूला देखो चाहे ये फॉर्मूला देखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये इसलिए करके दिखा दिया क्योंकि ये याद जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसमें तुम याद करने में दिक्कतें करते हो, ये याद जल्दी हो जाता है 1/μ बराबर 1/m + 1/m2, क्योंकि इसका पैटर्न जरा आसान है, ठीक है। अब आगे जरा समझते हैं, अब ये मतलब क्या होता है रिड्यूस्ड मास, ठीक है। हम इससे समझें क्या, ठीक है। ये सारी बातें तुम्हें बताएंगे, ठीक है, ध्यान सुनना। अब यहां पर अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है, 5-10 मिनट की क्लास और बची हुई है। आज तुम यहां पर केवल थ्योरेटिकल चीज देखो, ठीक है, ध्यान सुनना। अभी बस ऐसे समझो कि तुम्हें तुम्हारे सामने केवल फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। फैक्ट्स जब पढ़ते हो तो क्या मतलब होता है उनका? फैक्ट्स का एक सीधा मतलब होता है, फैक्ट की बात कर रहे हैं या फैक्ट, तथ्य फैक्ट्स, ठीक है। जब तुम्हें फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो तुम्हारा सीधा एक काम होता है, जो भी फैक्ट्स तुम्हारे सामने है उनको याद रखना। अभी तुम्हें बताया ना कि हमारे पास दो सिस्टम, दो पार्टिकल होंगे, अगर उन पार्टिकल को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे तो उस पूरे सिस्टम को शो करने के लिए जो मास यूज होगा वो क्या होता है? रिड्यूस्ड मास। मतलब इन दोनों पार्टिकल का रिड्यूस्ड मास कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा। मान लो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अभी यहां पर कुछ बातें और देखेंगे, अगले टर्न पे जब आओगे तो अगले टर्न पे इस पूरी बात का फिजिकल मीनिंग बताएंगे और बहुत कुछ बताएंगे। अगले टर्न पे तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो आगे देखो, अभी तो बस में आगे देखें कुछ और, चलो आगे देखते हैं। अब एक काम करो, पेन और पेपर उठाओ और हम कुछ चीजें दे रहे हैं, जरा उन्हें करो। देखो ध्यान से, चलो देखो, ये हम लिख लेते हैं m1, ये हो गया m2 और यहां पर आ गया हमारे पास रिड्यूस्ड मास, ये होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। हम एक काम करते हैं, हम m1 m2 की वैल्यूज लिखेंगे, तुम्हें म्यू निकालना है। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, सब निकालो बैठ के, देखो क्या क्या आ रही है वैल्यू। चलो देखते हैं। ये चार है, वीडियो पॉज करो और चारों में म्यू की वैल्यू निकालो, जल्दी करो। देखो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आएगा। m1 m2 मतलब 10 × 10 10, 10/11, 10/11 क्या हो जाएगा हमारे पास? 10/11 हो जाएगा 0.9 आ जाएगा, 99, 0.91 आएगा हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं, 50 और 50, 50 × 50, ये हो गया 2500। नीचे क्या है हमारे पास? 100, 50 + 50, ये आ गया हमारे पास 25। आगे जरा देखो, 2 और 1, 2 × 1 2, 2/3, 2/3 मतलब 0.66, ठीक है ना, 2/3 0.66। आगे जरा देख, ये जरा दिख रहा है, मल्टीप्लाई करा लो, आ जाएगा 10, 10 हमारे पास प्लस करना है, ये आ गया 10.1, ये हटा दो तो हमारे पास ये जाएगा कितना? 100, 1001, 0.0, कितनी बार चला जाएगा? 9 बार जाएगा। 1 2 3 नहीं, अरे कहाँ चला जाएगा? एक और 0 लगा, अब जाएगा 9 बार, 9009, ठीक है। यह आ गया 0.09, ठीक है। यही आ रहा है सबका, कुछ अलग तो नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमने इसका नाम क्या बताया? हमने इसका नाम बताया है रिड्यूस्ड मास। अच्छा, रिड्यूस्ड मास मतलब जो मास कम हो गया, नाम से ही तो पता चल रहा है। तो देखो, जो फॉर्मूला निकल करके आया हमारे पास, उस फॉर्मूले में जो वैल्यू आ रही है उसको देखो। देखो, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। जो रिड्यूस्ड मास आया है वो छोटे वाले से भी छोटा है। देखो, बात समझे यहाँ पे? आगे जरा। अच्छा, ये क्या हो गया? दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा ज्यादातर, ठीक है। देखो, ये हमारे पास दोनों बराबर है तो रिड्यूस्ड मास हमेशा कैसा आता है? मिडिल वैल्यू, हमेशा कुछ भी कर लो। अब देखो यहाँ पे, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू। रिड्यूस्ड मास छोटे वाले से भी छोटा आया। आगे देखो, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। रिड्यूस्ड मास छोटे वाले से भी छोटा आया है, इसी वजह से हम इसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं। इतनी बात क्लियर आते, ठीक है। तो अब एक काम करना, अभी ध्यान सुनना, इस टॉपिक के पहले जो तुमने सीखा वो तुम्हें सब कुछ समझ में आने वाला था, ठीक है। तुम्हें कुछ समझना चाहिए था उसके पहले। ये उम्मीद हम रखते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा। ये जो रिड्यूस्ड मास पढ़ा,
रिड्यूस्ड मास मेरे हिसाब से तुमने केवल अभी फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूले से तुमने कुछ वैल्यू निकाली और केवल इतना सीखा कि रिड्यूस्ड मास क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू कम दे देता है। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग, इससे पता क्या चलेगा, इसको हम सोचें कैसे, क्या क्या कुछ होगा, सब कुछ अगले टर्न पे देखोगे। ठीक है, देख लो एक बार फिर हटाते हैं। बाकी फिर अब अगले टर्न पे।